Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास नंबर सेकेंड ऑफ डे, क्योंकि आज की मैंने दिन में भी आपको एक क्लास प्रोवाइड करी थी जिस पे हमने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करे थे टॉप 50। और उसकी एक और क्लास आएगी, यहाँ तो वो कल आएगी, यहाँ फिर वो परसों आएगी। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप जो है वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखना कल या आज जब भी आपको टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और अभी जो हम करने वाले हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दिन में। अभी हम 3 सेक्शंस करने वाले हैं, इंग्लिश कोड रिलेटेड अवेयरनेस, ठीक है, और आपकी कंप्यूटर सेक्शन। टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको आज का स्कोर बताना है। बाकी जो भी बच्चे आज नए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे डेली आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी नोट के साथ हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कोड की टर्म्स। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट और आइटम विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोड इज कॉल्ड। उसे आप क्या बोलते हो? जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी चीज़ होती है उस पर्टिकुलर केस के रिलेटेड जो आपको बोला जाता है कि आपको कोर्ट में वो प्रोड्यूस करना है जज के सामने, तो उसे आप क्या बोलते हो? उस चीज़ को करने को आप क्या बोलते हो? मान लो कोई कहीं पे मर्डर हुआ है, कहीं पे वो गन पड़ी हुई है, तो वो पर्टिकुलर गन को जब आप उसके आगे जज के आगे प्रोड्यूस करते हो तो उसे बोलते हो आप एग्जिबिट करना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द हाइएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होगा उसे आप क्या बोलते हो? जल्दी से आंसर बताइए। तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, और जब ये क्रिमिनल मैटर्स को डील करता है तब इसे हम बोलते हैं सेशन जज। तो ये एक सेशन कोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है वो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स डील्स विद सेशन कोर्ट डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु इज एन इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन कौन होते हैं? जल्दी से बताएं आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी आंसर होगा। ऐसे लोग जो कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डज नॉट आएगा। ठीक है, डज नॉट पोसेस फाइनेंशियल मीन्स टू अफोर्ड कोर्ट फीस। ठीक है, कोर्ट में बहुत सारी, आपको पता है कि एक कुछ आपको पेमेंट देनी होती है, वकीलों को भी देनी होती है, लेकिन कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हो वहाँ पे भी आपको फीस देनी पड़ती है। तो ऐसे लोग जो कि आपकी कोर्ट की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप बोलते हो इंडिजेंट पर्सन। वट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राम न्यायालय इन इंडिया। तो ग्राम न्यायालय इंडिया के इनका प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शंस आपको खुद पढ़ने हैं और फिर आपको सही आंसर इसका गेस करना है। तो ये होता है, ग्राम न्यायालय का प्राइमरी पर्पस होता है कि क्विक एंड एफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड करना। रूरल एरियाज में जो भी आपको अगर जस्टिस चाहिए तो आपको कोर्ट के सामने ना जाना पड़े, आपको वहाँ पे जल्दी ही उसका एक्सेस मिल जाए और जल्दी निवारण उस पर्टिकुलर समस्या का मिल जाए। ठीक है, इसके लिए ये ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। जो लीगल हायर होते हैं डिसीज पर्सन के, उन्हें आप क्या बोलते हो? तो वो होते हैं आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो भी बाद में, जो भी अगर कोई पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मान लो उसका कोई लोन वगैरह हो या उसके कोई पैसे हो जो कि उसके अकाउंट में हो, तो वो सब उनके रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं। और अगर लोन लिया हो पर्टिकुलर पर्सन ने तो वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ही पे बैक करना पड़ता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में ये आपका काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ग्राम न्यायालय एक्ट
कम इनटू फोर्स, तो ये आपका कब फोर्स में आया था? ग्राम न्यायालय एक्ट। तो हमारे महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर, तो ये आया था 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका प्राइमरी पर्पस भी। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। एन एप्लीकेशन दैट कैन बी फाइल्ड बाय ईदर ऑफ द पार्टीज ड्यूरिंग द सूट इज कॉल्ड। कोई भी पार्टी जब भी एप्लीकेशन फाइल करे सूट के दौरान, सूट क्या होता है कि जब भी आप सिविल मैटर के लिए केस फाइल करते हो इन द कोर्ट, उसे आप बोलते हो सूट, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस में बोलते हो कंप्लेंट। लेकिन वो पर्टिकुलर केस अभी चल ही रहा होता है, लेकिन उसके बीच में भी चाहे तो वो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट अपना कोई भी वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अब उस केस के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ मिसिंग है या ये होना चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ भी वो प्रोवाइड करें एप्लीकेशन में के द्वारा, तो उससे आप क्या बोलोगे? उसे हम बोलते हैं इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मैं आपको बता रही हूँ, आप सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर सेम ही लेवल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल नाजीर रिगार्डिंग कोर्ट डिपॉजिट्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने हैं आपने सेंट्रल नाजीर की। तो उसका काम होता है कि जितने भी डिपॉजिटेड अमाउंट्स हैं उनको रिसीव करे और पर्टिकुलर उनको रजिस्टर भी करे कि किसके द्वारा ये अमाउंट डिपॉजिट करा गया है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द सेंट्रल नाजीर इन कोर्ट। Question number 9th of today's class is monetary compensation awarded to the party by the court after the case is called। जब भी किसी पर्टिकुलर पार्टी का जो कंपनसेशन उसको मिलता है मॉनेटरी टर्म्स में केस डिस्पोज होने के बाद, तब उन्हें क्या बोलते हैं? डिसमिसल, वारंट, आउटकम्स या फिर डैमेजेस। तो उसे बोला जाता है डैमेजेस। मान लो कहीं पे आपने इंक्रोचमेंट करी है, तो उसके दौरान जितना भी एक्स्ट्रा भी वहाँ पे जो है मॉनेटरी टर्म्स है, आपको उनका जो भी नुकसान आपको भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि उनके डैमेजेस को पे करना पड़ेगा जब भी कोर्ट केस जब वो उसकी जजमेंट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट फोर्ट विलियम्स एस्टैब्लिश। जो हाई कोर्ट था फोर्ट विलियम्स का, वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? कोलकाता में। Here are the options and this question is very very important and it may come in your exam, so आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा 10th क्वेश्चन का, जुलाई 1 1862। Question number 11 is a type of pleading where the plaintiffs explains or give rebuttal of some additional facts in the case। अब वहाँ पे आपका मान लो कोई सिविल केस चल रहा है, तो उस मैटर पे पहले तो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट फाइल करता है, ठीक है, अपने बिहाफ पे जो जो भी वो चाहता है कि ये आपका केस है, इस केस में उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर उसके बाद जब डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब वो रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करे तो वो कुछ एडिशनल फैक्ट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो जो एडिशनल फैक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे उसको भी रिस्पॉन्स कौन करेगा? दोबारा से प्लेंटिफ, वो भी अपने एडिशनल कुछ पॉइंट्स रखेगा, तो फिर वो जो रिब्यूटल उसको मिलता है उसको भी बात करने का मौका मिलेगा, तो दैट इज नोन एज द रिजॉइंडर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा। Question number 12 is a room in the court premises where the disposed of files are kept। जहाँ पे जो केस ख़त्म हो चुके होते हैं, बंद हो चुके होते हैं, तो उनका एक रूम होता है कोर्ट की प्रीमाइसेस के अंदर, ठीक है। तो उस रूम को क्या बोला जाता है? तो ये टर्म से ही आपको पता होना चाहिए, तो उसे आप बोलोगे रिकॉर्ड रूम, ठीक है। तो वहाँ पे जितनी भी पुरानी फाइल्स होंगी वो वहाँ पे मिलेंगी। Question number 14th is Article 233 of the Indian Constitution deals with। तो 233 आर्टिकल जो है ये किसके साथ डील करता है? So this article deals with the appointment of district judges।
तो यहाँ पे वी हैव कंक्लूडेड कोड रिलेटेड टर्म्स, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड 14 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। अभी हम करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन है क्या, चलो एक और आ गया। द टर्म सब जुडिस मीन्स, सब जुडिस का क्या मतलब होगा, ये 15th क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो अभी नंबरिंग में इशू होगा, तो यानी कि आज आपको 41 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सब जुडिस क्या होता है, यानी कि ऐसे मैटर्स जो कोर्ट के सामने हो डिसीजन के लिए, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया होता है, तो वो अभी उसका डिसीजन का वेट हो रहा होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना द केस इज सब जुडिस, तो तब तक वो इंसान उस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकता मीडिया में, ठीक है, जब तक उसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं द टर्म सब जुडिस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, करने वाले हैं हम इंग्लिश के। तो यहाँ पे आपने मुझे बतानी है इंग्लिश में नरेशन के ये क्वेश्चंस हो गए कुछ, तो पहले बताएं आप। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो यहाँ पे टेंस देख लें आप, कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हो, पास्ट सिंपल जब आपका होता है तो उसको फिर जब कन्वर्ट करते हैं तब आपका पास्ट परफेक्ट में वो कन्वर्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड, ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे शी सेड टू द गर्ल, उसने उससे पूछा, यहाँ पे आप सेड टू को टोल्ड नहीं कर देना, क्योंकि सेड टू मोस्टली टोल्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस क्या आ रही है, तो वो आपको सेंस पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसने पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो ये देखना है आपको। शी आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड डन दैट, ठीक है, तो इफ शी हैड डन दैट, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी होगा सही। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको जेंडर नहीं पता हो तो हम हमेशा मेल जेंडर को ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा, यहाँ पे सैड नहीं होगा, विश्ड हिम हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे ऐसा भी नहीं आएगा, वी प्रेड भी नहीं होगा, यहाँ पे हम ग्रीट कर रहे हैं उसको, ठीक है, वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो बर्थडे पे ग्रीट क्या होती है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और हिम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 इज डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, जल्दी से इसका भी बताएं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, द पेशेंट प्लीडेड, ठीक है, वो मतलब डॉक्टर से गुहार लगा रहा था, चिल्ला रहा था कि उसको बताएं, टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, ठीक है। हैव जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे विल आ रहा है तो विल नहीं होगा, ठीक है, और एक्सक्लेम्ड भी नहीं है, क्राइड भी नहीं आएगा, क्योंकि क्राइड जो है ये आपका प्लीडेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, ये है आपका सिनोनियम। तो सबसे पहला आपका सिनोनियम होगा अनहिबिटेड। अनहिबिटेड और इनहिबिटेड ये दो वर्ड्स होंगे, ये आपको याद रखना है। इनहिबिटेड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, रिस्ट्रेन कर रहे हो। लेकिन अगर आप अनहिबिटेड का मतलब बोलो तो इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल। क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो अनरिस्ट्रेन, अनकंट्रोल, दैट इज नोन एज अनहिबिटेड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चैरिटेबल तो आप कोई चैरिटी में कोई चीज़ कर, रिजर्व, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट जो कंटिन्यूस चीज़ चल रही है, तो ये नहीं होंगे इसके, ठीक है। अनडाउंटेड जो है इसका आपको सेम मीनिंग बताना है। अनडॉन्टेड का मतलब अगर हम देखें तो जो डोंट होता है, DAUNT, ठीक है, डोंट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से डरते हो, ठीक है, फियर, ठीक है, तो डोंट का मतलब हो गया फियर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अनडॉन्टेड की, तो अनडॉन्टेड का मतलब होता है कि आपको कोई भी फियर नहीं है, ठीक है, आप फर्म हो अपने डिसीजंस पे, ठीक है, इसको आप बोलते हो रेजिल्यूट, फियरलेस।
तो ऐसे लोग जो रेजोल्यूट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, फेयरलेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। तो बाकी तो आपको पता ही होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन जो है, आपके विरोध में कोई चीज़ कोई खड़ा है, कॉम्पिटिटिव तो पता ही है आपको, अनएथिकल जो है, मतलब अपने सिद्धांतों पे वो ना रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल जो है इसका आपको बताना है सिनोनियम। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हर जगह पे फैला हुआ है कोई चीज़, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, वाइड स्प्रेड है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है कि वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल मैनर में वो पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर होता है कोई स्पेसिफिक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पार्डन जो होगा, पार्डन के दो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप किसी को माफ़ कर रहे हो, एक होता है कि आप बोलते हो किसी को कि कोई चीज़ आपको रिपीट करनी हो, तो आप बोलते हो आई बैग योर पार्डन, तो फिर वो पर्टिकुलर पर्सन रिपीट करेगा वो बात, ठीक है। तो ये हो गए पार्डन के दो मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सिनोनियम है, और ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा अंडरमाइन का। जैसे कि सोलिया ने कमेंट किया था कि हमें मैम क्वेश्चन दीजिए, लेकिन सोलिया का ही कमेंट नहीं आया जब भी मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बाकी बहुत से बच्चों ने आंसर करे थे, लेकिन सोलिया आपने ये जो है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था परसों की क्लास में, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर टू आंसर दीज क्वेश्चंस दैट आई आस्क यू इन एवरी क्लास, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में बताना है। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो आप बताएं, वी हैव वॉन्ड यू। एक सेकेंड, ये नहीं है अभी, ये आपके एक्टिव पैसिव हैं, तो आप पहले ये करेंगे फिर हम करेंगे ईडियम्स पे। तो वी हैव वॉन्ड यू, यहाँ पे आप टेंस देख सकते हो, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करते हो पैसिव में तो आपका बीन यूज होता है। तो कहाँ पे है आपका बीन? यू हैव बीन वॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये तो गलत होगा, वांड यू हैव बीन ये तो कुछ है ही नहीं है। हैव यू बीन वांड ये भी नहीं है, ठीक है। यू हैव बीन वांड यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के सेंस में आ रहा है, इसी वजह से ये गलत क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23 इज, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आप टेंस देख सकते हो, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। तो इसको भी जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको बीन यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपकी सिंगुलर सेंस, सिंगुलर जो है वो यूज हो रही है ना, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप एक्टिव पैसिव में, अगर जब एक्टिव से पैसिव में जाते हो ना, तो ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये आपका क्वेश्चन मार्क में ही आपका रहेगा। लेकिन जब आप नरेशन की बात करते हो तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, फिर वो आपका पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच जो है इनडायरेक्ट में जब आती है तो उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, फिर ये आपका क्वेश्चन में ही नहीं पूछना होता। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, क्वेश्चन मार्क आपका एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता है। द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस, तो यहाँ पे आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका वॉज या फिर वर यूज होना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आपका वॉज या वर। तो द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। अब यहाँ पे बताएं आप, प्रीपोजिशन, ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस आर इंडिस्पेंसिबल डैश सक्सेस, हियर आर द ऑप्शंस, गिव मी द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा फॉर, ठीक है। ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस आर इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। वी आर सिक डैश ऑल दिस मैटर, तो सिक के साथ क्या यूज होगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ, वी आर सिक ऑफ ऑल दिस मैटर। अब यहाँ पे आपके कुछ इडियम्स आएंगे, वो बताएं आप। फार एंड वाइड, दूर दूर तक अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो आपको वही दिखे जा रहा है वो पर्टिकुलर चीज। जैसे कि सर्दियों में अगर आप देखोगे तो कितनी धुंध होती है हमारे यहाँ। तो यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर, दूर दूर तक जहाँ पे भी नजर जा रही है आपको सिर्फ फॉग ही फॉग नजर आ रही है, प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसे आप इसको याद कर लेना। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स,
कुत्ते बिल्लियों की तरह जो लड़ रहे होते हैं, तो यानी कि क्या होता है, कुत्ते बिल्ले जो होते हैं ना वो हर टाइम मतलब भौंकते ही रहते हैं ना, तो लड़ते ही रहते हैं। तो वो मतलब चुप ही नहीं करते, अगर आप उनको चुप कराने की कोशिश करोगे फिर से वो मतलब बोलने लग पड़ेंगे, तो यानी कि वो कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू या फिर फाइट करते रहते हैं। क्राई इन दी वाइल्डरनेस, तो इसका आपका सही आंसर होगा अनहीडेड वार्निंग, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया हो, ऐसी वार्निंग, क्राई इन द वाइल्डरनेस। कट दी मस्टर्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट इंग्लिश के भी। अब हमने कंप्यूटर्स के करने हैं 10 क्वेश्चंस, तो ये आपको बताने हैं इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस, तो इसमें से कौन सी है आपकी सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हैं जिसमें। तो यहाँ पे बात करें प्रिंटर, तो ये आउटपुट है, ये गलत हो रहा है। मॉनिटर भी आउटपुट है, ये भी गलत हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये सब तो आपके इनपुट हैं और ये भी आपके इनपुट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, ये सब इनपुट के लिए यूज होते हैं। ट्रैक बॉल भी, टच स्क्रीन भी। टच स्क्रीन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दैट्स व्हाई वी कंसिडर इट टू इन द आंसर, ठीक है। तो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ये सब आपके क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ई यानी कि बोथ सी एंड डी। Question number 32 is a and dash device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer. किस डिवाइस से आप डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हो कंप्यूटर सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इनपुट डिवाइस से आप जो है एंटर करते हो। The OCR, optical character recognition, recognizes the dash of the characters with the help of light source. तो ये जो कैरेक्टर्स होंगे वो उनकी क्या जो है रिकॉग्नाइज करके वो बताएगा, साइज या शेप, कलर या फिर इंक जो यूज हुई होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसीआर क्या रिकॉग्नाइज करता है, करेक्ट शेप उसकी रिकॉग्नाइज करता है, जो भी कैरेक्टर्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे डिजिटल इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर्स के लिए क्या हो सकती है, डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो ये सारे के सारे आपके डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन कैथोड रे ट्यूब इज कॉल्ड, क्या बोलते हो आप उसे। तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट इज द रेट, ठीक है, एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन कैथोड रे। वट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर, प्रिंटर की जो स्पीड को काउंट करने के लिए बताना है, कौन से यूनिट्स होंगे यूज। तो ये होंगे आपके डॉट्स पर इंच, डीपीआई इज यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। तो ये सीपीएम क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट, और पीपीएम होता है पेजेस पर मिनट। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अभी तक अगर आप बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो जो है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने इतनी बार बोलती हूँ लेकिन फिर भी आप करते नहीं हो। लेकिन आप जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो आपकी बहुत सारी डिमांड्स आती है, मैम इस टॉपिक पे भी लाओ, मैम उस टॉपिक पे भी लाओ। फिर भी आई ट्राई टू कम विथ एवरी टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलिवेंट हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं भी करना कोई बात नहीं, लेकिन आप वो भी नहीं करते हो, फिर मैं आपकी डिमांड्स को क्यों फुलफिल करूँ जब आप जो सब्सक्राइब तक नहीं करके राजी हो। Question number 37 is which input device are used to move the cursor position on a monitor screen? कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए आप जो है कौन सी इनपुट डिवाइस यूज करते हो।
तो ये होते हैं आपके माउस और जॉयस्टिक दोनों की जो पोजीशन जो है यूज़ करने के लिए आप करते हो मॉनिटर स्क्रीन पे, माउस और जॉयस्टिक को यूज़ करते हो। लेकिन जो लाइट पेन होता है ये सिर्फ इनपुट के लिए होता है, यहाँ पे आप कर्सर की पोजीशन नहीं आप उसको करते हो मूव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। What is the primary function of an optical character recognition? इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा OCR का? जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, रिकॉग्नाइज एंड कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, ठीक है। तो OCR जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो भी आपकी टेक्स्ट की जो इमेज होती है उसको मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन, ऑल थ्री आर द पॉइंटिंग डिवाइस, लेकिन ये जो डिजिटाइजर है ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे डिजिटाइजर जो है ये इनपुट डिवाइस होती है जो कि आपकी एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट करती है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। दिस पॉइंट दैट यू शुड नो अबाउट। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज 40th क्वेश्चन है आज का। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज डैश कीज। तो 40th क्वेश्चन का सही आंसर बताएं आप, इनको आप कौन सी कीज बोलते हो? कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट को आप बोलते हो मॉडिफायर कीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट, ठीक है। आपका कितना स्कोर हुआ है वो आप देख लें, ठीक है। और कल जो है, कल की क्लास में आपको अपडेट कर दूंगी कि किस टॉपिक पे होगी। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कल जो रात की क्लास होगी वो कौन से टॉपिक पे होगी, ठीक है। बाकी जो आपकी करंट अफेयर्स की है वो मैं देखती हूँ कल आएगी या परसों आएगी, वो मैं डिसाइड नहीं अभी हुआ है, ठीक है। लेकिन जो रात की 10 बजे की क्लास है वो आप मुझे बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम।